Once again, I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. So today we will be starting with center of mass, conservation of momentum, and collision chapter. Okay. तो अब हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने की पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है, फिर पढ़ने के बाद हमारी चीजें कैसे और सिंपल हो जाएंगी, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर में देखेंगे. शेयर स्क्रीन. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगा, बेसिक आइडिया दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं. ओके. फाइन. तो मैंने ये बुकलेट खोल दिया है, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा जिनके पास नहीं है. दिस इज अ न्यू चैप्टर, राइट. तो अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़कर आए. ठीक है. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो लॉज ऑफ मोशन है उसके पीछे कैच था जो अभी तक रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने बताया नहीं था. वो कैच क्या था? वो कैच ये था बच्चों कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है. जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो उसी के लिए लॉज ऑफ मोशन वैलिड है. ओके. तो हम लोगों ने सब ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना और उसके बाद हमने पूरे चैप्टर को पढ़ डाला. बट जब रियल लाइफ की बात आती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है. अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये तो हो गई प्रॉब्लमेटिक बात. क्यों? क्योंकि आपने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए. अब कोई रियल लाइफ में पॉइंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ी क्यों दो? ये तो किसी काम की नहीं है. क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एनलार्ज्ड होते हैं, बड़े होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते. तो वहां पे नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यार ये जो आपने अभी तक पढ़ा है वो तो सब जीरो हो गया. तो उस चीज के लिए हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है ना? हम लोगों ने डिफाइन किया सेंटर ऑफ मास. बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी है, इस तरीके से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट भी है और इसका मास आपको दे रखा है 50 kg. तो ऐसा तो नहीं है कि ये 50 kg. 1 सेकंड, एक स्टूडेंट ने रेज हैंड किया. नो पुष्पा, इतना कुछ रिलेशन नहीं है. आप है ना स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी अच्छे से. ओके. सो 50 kg ऑब्जेक्ट है. 50 kg ऑब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं है कि वो 50 kg किसी एक पॉइंट पे रखा होगा. इस वाले सेगमेंट में भी कुछ मास होगा, इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा. ऐसे हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ मास होगा, राइट. तो अब हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ मास होगा तो फिर इसको समझेंगे कैसे, इस पे लॉज ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे? तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट फाइंड आउट किया इस बॉडी पर जहां पे हमने कहा कि पूरा का पूरा 50 kg हम रख सकते हैं और उस पॉइंट को नाम दिया सेंटर ऑफ मास. बेसिकली पूरा मास ऑब्जेक्ट का हम एक पॉइंट पे रख देंगे और उस लोकेशन को हम कह देंगे दैट लोकेशन इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. तो हमने बेसिकली क्या किया, चुपके से बेवकूफ बना दिया लोगों को कि हमने पूरे इतने बड़े रिजिड ऑब्जेक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया एक डॉट से और उस डॉट पे रख दिया पूरा 50 kg. होल 50 kg is kept at this point. ओके. तो अब मैंने पूरे जो ऑब्जेक्ट था उस पूरे ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर दिया? एक डॉट से रिप्लेस कर दिया और उस लोकेशन को हमने कह दिया सेंटर ऑफ मास, राइट. जिन भी बच्चों को डाउट्स है रेज हैंड करते रहना. हाँ प्रत्युष बोलो. सर ये कॉन्सेप्ट सिमिलर टू अर्थ के सेंटर जैसे ही है ना? अर्थ भी तो रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, वही सर, मतलब वो राइट. सेंटर तो मास उसका सेंटर ही है. तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं पर होगा. यस सर. कोर जो ऐसा ही है ना सर? ठीक है. तो वो भी क्या है? रिजिड ऑब्जेक्ट है ना. तो उस पे उसका भी कहीं ना कहीं मास पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं हम. ठीक है.
ताकि हम उस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा सके। तो सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है जहां पे पूरे सिस्टम का मास रखा जा सकता है ताकि हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकें। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। ओके, अब जो सेंटर ऑफ मास का फंडा है हम दो चीजों से एसोसिएट करेंगे। एक, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास कहां पे रखा हुआ है, वो हो गया हमारा COM। एक है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमारे बहुत सारे पॉइंट मासेस रखे हुए हैं। यहाँ पे पॉइंट मास M1 रखा है, यहाँ पॉइंट M2 रखा है, यहाँ M3 रखा है, कहीं बहुत सारे पॉइंट मासेस रखे हैं 1 2 3। ओके, अब इन तीनों का एक कोई पॉइंट लोकेशन जहां पे पूरा सेंटर ऑफ मास रख दिया जाए, मतलब ये हो जाएगी, इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं, ये एक लोकेशन हो जाएगी COM की जहां पे मैं रख सकता हूं होल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। तो तीन पॉइंट मासेस को हम एक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट से जिसका मास होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और वो रखा हुआ होगा सॉरी एक लोकेशन पे। उस लोकेशन को हमने कहा है सेंटर ऑफ मास। बोलो हिया। Sir, हम्म is center of mass like a point which is equal at radius from M1, M2 and M3? नो नो नो, आई विल टेल यू It हाउ is टू like सॉल्व दैट। center. नो नो, अच्छा, आई विल टेल okay, यू हाउ टू कैलकुलेट। वही पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होगा, okay, लोकेशन क्या sir. होगी, ठीक है। वेरियस Okay, thank मेथड्स। you. वेलकम। अभिषेक आर्यन, आप जब भी मैसेज लिखो प्लीज रेज योर हैंड। ये मैं आज के लिए आपको जस्ट फील दिलाने के लिए यहां से पढ़ा रहा हूं। बाय नेक्स्ट लेक्चर जैसे हम पढ़ते हैं सारी चीजें वो सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पढ़ा जाता है, नोट्स वोट्स सब मिलेंगे आपको, डोंट वरी। बिना नोट्स के मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। प्रिपरेशन हमारी 2022 के लिए हो रही है, तो नोट्स होना जरूरी है। मेरे को थोड़ा सा 2 दिन से फीवर वगैरह है, तो इस चक्कर में मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। दैट्स द ओनली पॉइंट, नहीं तो नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको। फाइन, यहां तक अगर हमारा सॉर्टेड है तो कुछ बच्चों के डाउट्स हैं? हाँ दुबे जी। सर ये जो M1 M2 M3 है वो सेंटर ऑफ मास है क्या, कोई तीन रिजिड ऑब्जेक्ट के? सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। मतलब सर तीनों अलग अलग ही है ना, मतलब हाँ, तीन? 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, 3 बड़े रिजिड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यस ठीक है। सर। उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ रखा हो, या 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? यस सर। एंड सर सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है ना कि सेंटर में हो, मतलब कहीं पे भी हो पता सकता है ना नहीं, उसके? मैंने अगर ऐसा होता तो मैं बता देता। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ओके सर, ओके। है ना। आकर्षित बोलो, मैंने परमिशन दिया था आपको। आकर्षित, अच्छा लो यार, हाँ, हो गया। पृथ्वीराज बोलो। सर ये रियलिटी में होता है या फिर हम सिर्फ NLM लगाने के लिए कर रहे हैं? नहीं तो आप रियलिटी में लगा सकते हो यार, क्योंकि अब तो क्या है कि आपने है ना, ये है आपका रियल लाइफ में तो जाना ही पड़ेगा ना। मतलब सिर्फ ही थियोरेटिकल पढ़ते रहेंगे तो सर क्या मजे ले रहे हो क्या, हमारे इंजीनियर बनाने वाले और फिर सब थ्योरी पढ़ा रहे हो। नो मैं सर, आपको इसका मतलब अरे मैं हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है? निकाल सकते हो, मैं आपको ओके बताता सर, हूँ ना। ओके माइक मत ऑफ करना। ओके सर। आप लोगों ने रोड पे चलती हुई कार्स देखी होंगी, ठीक है। अब एक कार आती है, पुरानी कार आती थी ओमनी वैन करके, वैन करके इसकी मारुति की कार है, देखिए क्या, यस सर। है ना। वो कार एक डब्बे जैसी है, करेक्ट। यस सर। उसके छोटे टायर होते हैं। अब यस उस सर। कार में को अगर आप ज्यादा स्पीड से टर्न करा दो ना तो वो टॉपल जल्दी हो जाती थी। मूवीज में भी देखा होगा आपने कि किडनैप वो करने के लिए? किडनैप करने के लिए, परफेक्ट। ऑल्टरनेट वो तो नहीं है ना आपका प्रोफेशन, नो नो। किडनैप करने के लिए कार आती है, परफेक्ट। बहुत सारे बच्चे, है ना। तो उसमें क्या है कि आपकी जो कार बनाई उन्होंने, ठीक है, वो इस तरह का एक डब्बा बना दिया,
इस तरीके से। उसमें क्या किया, उसकी विड्थ तो कम कर दी और हाइट बढ़ा दी, करेक्ट। अब विड्थ Yes, कम sir. कर दी, हाइट बढ़ा दी, तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी ना, वो कम विड्थ के कारण तो सेंटर पे तो आएगी इस लाइन पर, बट हाइट बढ़ाने के कारण क्या आएगी, वो ऊपर कहीं पर आएगी। तो ऊपर कहीं पर आती है ना, ग्राउंड से जितना ऊपर, तो आप जब टर्न करते हो तो फ्रिक्शन वगैरह लगता है, टर्निंग के टाइम पे पढ़ा है आपको। Yes, sir. तो फ्रिक्शन का एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क पढ़ा है ना मैंने आप लोगों को, आर क्रॉस एफ। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, तो आर बढ़ गया क्योंकि हाइट ऊपर है, Yes, sir. तो फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ जाता है। और अगर टॉर्क बढ़ गया, ठीक है, तो नेट टॉर्क एग्जिस्ट करने के चांसेस है, और नेट टॉर्क लग गया तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट कर जाता है, Yes, sir. उसे कहते हैं टॉपलिंग। तो वो जो कार मूवीज में स्पीड में घुमाते थे, वो एक्चुअली में रोटेट कर जाती है, राइट। तो उसका रीजन यही है। तो आपको जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसको डिटेल में बताया जाता है कि डायनामिक्स कैसे होने चाहिए। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डायनामिक्स इज सेंटर ऑफ मास। आपने देखा होगा रेसिंग कार्स जो होती हैं वो काफी नीचे होती हैं। ओके, 1 सेकंड, पृथ्वी माइक मत ऑफ करना। फैज आपने कहा है सर हमें टॉर्क नहीं पढ़ाया है। आर यू फ्रॉम जलगांव एंड भुसावल बैच? फैज जस्ट रिप्लाई यस और नो। यू कैन यू स्विच ऑन योर माइक, आई गेस। अच्छा, आप वहीं से हो। यस सर, मैं जलगांव से ही हूँ। जलगांव से आपको टॉर्क नहीं पढ़ाया गया, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अलग से, है ना। Okay, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना, लेक्चर के एंड में अपन आप लोग बच्चों के साथ अलग से देख लेंगे, ठीक ओके है ना। तो पृथ्वीराज, मैं Yes, क्या sir. एक्सप्लेन कर रहा था, आपने देखा होगा रेसिंग कार्स होती हैं, हाँ, उसकी ठीक हाइट है, छोटी होती है। उसकी हाइट छोटी होती है, क्यों? ताकि सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के बिल्कुल करीब रहे, राइट। Yes, sir. अगर बिल्कुल ग्राउंड के करीब रहे तो उससे क्या होगा, जब आप टर्न करोगे तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है, Yes, sir. तो वो रोटेट नहीं करता है। करेगा। समझ में आ रही बात? दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आई Yes, बात? sir. ओके ताहिर, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, आई थिंक आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, मैं आज ऐड करता हूँ ग्रुप, आपको ग्रुप में, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके पृथ्वीराज, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक नाउ। यस हंसल। सर बच्चे आपने लास्ट में क्या बोला था, आप रिपीट कर सकते हो लास्ट लाइन? मैंने क्या कहा, रेसिंग कार्स जो होती है आपने देखा होगा, हाँ फरारी और वो सब, है ना, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, यस सर। है ना, हाइट बहुत छोटी होती है। तो हाइट छोटी होने की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड के करीब हो जाएगा। हाँ अगर सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के करीब हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टॉर्क होगा, सेंटर ऑफ मास, जो टॉर्क होगा फ्रिक्शन का, मतलब फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ होता है ना, हाँ हाँ सर, वो क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू कम हो गई, तो टॉर्क कम हो गया तो टॉपल होने के चांसेस कम है। मैं सब लोगों को टॉर्क पढ़ा दूंगा, जिन भी बच्चों को याद नहीं है मैं दोबारा बता दूंगा, जितना मैंने बताया था उतना ही हाँ, अभी काम yes, का है। sir. याद नहीं है रोटेशन में तो- अपन पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स राइटिंग मैसेजेस, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, प्लीज आप मैसेज करने से पहले रेज हैंड किया करो। ओके प्रत्युष, क्लियर है ना आपको? हाँ सॉरी हंसल, आपको क्लियर है ना? प्रत्युष माइक ऑन करो। हाँ सर। क्रिश प्लीज रेज हैंड करके रखना। हाँ प्रत्युष बोलो। प्रत्युष, सर ये पूछ रहा था कि गायरोस्कोप भी सेंटर ऑफ मास फंक्शन करता है या ना? हर ऑब्जेक्ट है ना सेंटर ऑफ मास का ही फंडा है, ठीक है। ओके सर। क्रिश रेज हैंड करो, जब आपका नाम कॉल आउट करूंगा तब अपन मैसेज में बात करेंगे। आकर्षित बोलो। सर जो सेंटर ऑफ मास होता है मतलब वो के हवा में भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पे ही होना नेसेसरी है? देखो अगर 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, वो पढ़ाऊंगा अभी सब नहीं, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं यस सर। तो ऑब्वियसली वो तो बीच में कहीं पे आना जरूरी है ही, यस सर। राइट। तो हवा में हो सकता है, और एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, देन इट विल लाई इनसाइड इट। ओके तो पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। ओके सर। अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ निकालते हैं वो सब मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आज के लेक्चर में,
कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज है। ओके शुभम बोलो। सर आपने बोला था वो ओमनी का हम विड्थ कम करते तो सर उससे सेंटर नहीं ऑफ मास करते। किधर जाता है? हम विड्थ कम नहीं करते, उसका डायनामिक ऐसा है, बहुत ही हाँ बेकार सा। उन्होंने जब क्रिएट किया था उनका वो उसका विड्थ कम कर दिया बॉक्स का, तो उसका सेंटर ऑफ मास को क्या अफेक्ट होता है? देखो मैं माइक बंद कर दूं सर? नहीं, अगर ऑब्जेक्ट चौड़ा है तो अज्यूमिंग यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में लाया करेगा। यस विड्थ के सर। और हाइट के भी सेंटर में रहेगा। अब यही चीज अगर मैंने विड्थ कम कर दी और हाइट इतनी रखी, फिर भी सेंटर में ही रहेगा ना पर? सेंटर में रहेगा। करेक्ट। अब विड्थ के अकॉर्डिंग तो सेंटर ऑफ मास पास में हो गया। हाँ ओके करेक्ट। अब नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो तो ऐसा कहीं लगेगा, तो उसके लिए तो डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होगा वो क्लोज टू सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। राइट यस सर। डायरेक्शन के कारण। और बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक बेसिक आइडिया समझाना चाह रहा हूं आपको। ओके थैंक यू। हाँ, ये शुभम के साथ जब भी बच्चों में डिस्कस करता हूँ एको होता है, बट उसको समझाना था इसलिए मैंने कहा था, अभी नहीं हो रहा होगा एको। क्रिश, आई नो यू कैन नॉट स्विच ऑन योर माइक। अब बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके मैसेजेस ऊपर चले गए हैं, लेट मी सी। क्रिश सर ये कैसे कम हुआ, एंड सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन अबाउट रोटेटिंग। रोटेट, टॉर्क इज r vector cross f vector. If r increases, torque also increases, right? अगर टॉर्क बढ़ेगा तो टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 implying रोटेशन। तो एक का टॉर्क बढ़ाओगे दूसरे का नहीं बढ़ाओगे तो रोटेट कर जाएगा। तो मेरा एजेंडा आपको टॉर्क पढ़ाना नहीं है अभी, मेरा एजेंडा आप लोगों को ये समझाना है सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन क्या है। ओके समझा? सर आई एम टॉकिंग अबाउट ओमनी कार रोटेशन। तो ओमनी कार में मैंने बताया ना बच्चे, यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है इसको देखना। यहाँ पे आपने हाइट कम कर दी, सॉरी हाइट बढ़ा दी और विड्थ कम कर दी, तो फ्रिक्शन का टॉर्क बड़ा होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस जो मैंने हाईलाइट किया उसके बीच में। नॉर्मल रिएक्शन, शिफ्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, रोटेशन पढ़ेंगे, इट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शन, और दोनों के अगर टॉर्क इक्वल और बैलेंस आउट नहीं करेंगे तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो वो रोटेट कर जाएगा। क्या ये चमका आपको क्लियर है? आई एम अज्यूमिंग यस। अर्थम बोलो। वो M1 M2 M3 नहीं समझ रहा, M1 M2 नहीं समझ रहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं समझा दूंगा अभी M1 M2 M3 से कैसे निकलता है। माइक ऑन करके बात करा करो आप, मेरे को पता है आप माइक ऑन कर सकते हो। अर्थम माइक ऑन करो, कर सकते हो तो, बिकॉज वी यूज्ड टू डिस्कस अर्लियर। सर डिस्टर्बेंस, अरे माइक ऑन करो यार आप, फटाफट समझाता हूँ मैं आपको। माइक ऑन, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। एनीवेज चलो यार मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ये मास M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये Mn है, n मासेस रखें, तो इन सबको मैं एक सिंगल पॉइंट पे रख सकता हूं। पूरा का पूरा मास वो यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। दिस कैन बी सेंटर ऑफ मास, जहां पे हम पूरा मास रख सकते हैं, है ना। मास हो जाएगा M1 प्लस M2 एंड सो ऑन टिल Mn। ओके ये कैसे निकलेगा ये सब मैं समझाऊंगा। ओके फाइन। ध्रुव बोलो। ध्रुव कैन यू स्विच ऑन योर, सॉरी कैन यू रेज योर हैंड, मतलब कैन यू स्विच ऑन योर माइक। आई थिंक वो हो गया ये।
पृथ्वी पटेल, मोहम्मद, माइक ऑन करो। C112 मोहम्मद, पता नहीं चलेगा। हाँ बोलो। यस सर, तो मुझे पूछना था सर, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है वही होता है ना? सेंटर मास इज द लोकेशन, इट्स नॉट द मास, इट्स द लोकेशन। ओके ओके सर। ध्रुव, जिस भी बच्चे को कुछ बोलना है रेज हैंड करके मैसेज लिखना, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, और मैं ऑर्डर में आ रहा हूँ। अंशुल वगैरह ये सब ऐसे मत करो। ध्रुव बोलो जल्दी। स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल ध्रुव। जीत, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? जस्ट रिप्लाई यस और नो चैट में, नहीं तो आपसे चैट के थ्रू डिस्कस करता हूँ। जीत, आपके मैसेजेस ऊपर जा चुके हैं और 15 बच्चे मैसेज लिख चुके हैं मुझे। सर कुड यू एक्सप्लेन टॉर्क में पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, मैंने ये बोला है ध्रुव, दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसका एक एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास में, मैं वो समझा रहा था, नहीं समझा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो टॉर्क के टाइम दोबारा समझा दूंगा। ओके अर्थम, लोअर योर हैंड जिनका हो गया। मोहम्मद अजलान बोलो बच्चे। सर दीज नोट्स वी हैव टू कॉपी आफ्टर लेक्चर, और विल यू मेड अदर? कहीं तो नोट्स है ही नहीं यहाँ पर, मैं लिखवाऊंगा बच्चे, आपको नोट्स दूंगा, डोंट वरी, प्रॉपरली। ये ऐसे नोट्स थोड़ी देता हूँ मैं आपको, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको। या ओके सर। है ना? सर आई हैव नॉट स्टडीड NLM, विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड? यस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जीत, बट थोड़ा सा NLM पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, बेसिक चीजें आनी चाहिए, NLM से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो आप दिमाग में वो फोबिया मत बना के बैठना कि नहीं होगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंशुल बोलो, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? अंशुल, आपके मैसेजेस ऊपर जा चुके हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो दोबारा। सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास सेम होगा? पता नहीं, अलग अलग जगह हो सकता है। सेंटर ऑफ मास तो लोकेशन है ना, तो कहाँ होगा, क्या होगा, वो अपन कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। आज का लेक्चर का एजेंडा वही है, ये सिखाना। ओके फाइन। दीपेन, माइक ऑन करो, या मैसेज लिखो आपका। आई एम ऑलमोस्ट हियरिंग फ्रॉम यू आफ्टर लाइक 4-5 months। Dipen, you have to raise या तो unmute yourself और मैसेज लिखो। सर नॉर्मल रिएक्शन वाला नहीं समझा, मैं समझाऊंगा नॉर्मल रिएक्शन वाला, डोंट वरी। मैंने बस एक स्टेटमेंट कहा कि वो इधर उधर होगा, क्यों होगा वो सारी चीजें हम रोटेशन में पढ़ेंगे। फाइन, चलो यहां तक क्लियर है? तो बेसिक आइडिया दिया, सेंटर ऑफ मास का इज द लोकेशन वेयर होल मास ऑफ सिस्टम कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब रेज हैंड करो जिसके साथ मैं डिस्कस करूंगा ये चैप्टर आगे, जिसके थ्रू मैं सारे बच्चों को समझाऊंगा। अरे ध्रुव आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, माइक ऑफ कर लो आप तो लोअर योर हैंड। दीपेन आपका भी नहीं कर रहा है। पृथ्वी, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? यस सर। ठीक है फाइन, एक सेकेंड। पृथ्वी माइक ऑन रखना यार, आपके पीछे आई थिंक डिस्टरबेंस आ रहा है यार। दित्ती आपने रेज हैंड किया था ना बच्चे, दित्ती रेज हैंड करो। हाँ दित्ती, अपन करते हैं डिस्कस। एवरीवन एल्स प्लीज लोअर योर हैंड, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। ध्रुव, पृथ्वी, यशलत, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ दित्ती। यस सर। सो पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, मास नहीं है ये, इट्स अ लोकेशन जहां पे हम पूरा का पूरा मास सिस्टम का रख सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकें, राइट? तो Yes. क्या दे रखा है? The center of mass of an object is defined as point where whole mass of the object may be supposed to
be concentrated and point mass behaves as similar to an external force as a whole object would behave. So basically हमने क्या किया, उस बड़े ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से छोटू ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जहां पे हमने सेम मास रख दिया, ठीक है, एंड इट विल बिहेव एग्जैक्टली सेम एज लार्ज मास या लार्जर बॉडी, ठीक है, जैसा फोर्स लगाने पे वो बिहेव करता है वैसा ही ये बिहेव करेगा। ये क्यों निकाला हमने, ताकि हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकें। समझ में आ रही है बात? तो इट्स अ लोकेशन, पहली चीज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन। कोई फर्क नहीं पड़ता कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उस पर, क्योंकि क्या होगा, कोई बेवकूफ जैसे बच्चा इधर z ले लेगा, इधर x ले लेगा, राइट। अब यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स थे, m1, m2 एंड m3, राइट। इनका मिला के दित्ती सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आ रही है, मान लो वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ये आ रही है COM, तो लोकेशन तो यही रहेगी, लोकेशन विल बी दिस ओनली, ठीक है, बट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम you'll have different XCOM, YCOM, ZCOM। अब किसी बच्चे ने यहाँ पे Z ले लिया है, किसी ने X ले लिया है, अब कोई कहता नहीं सर मैंने Z की जगह यहाँ पे Y लिया है और यहाँ मैंने Z लिया है, तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट बस चेंज किस में आएगा, अगर आपने पहले ZX लिया तो ZX के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट होंगे वो, अगर आपने YZ लिया है तो YZ के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स आप अलग अलग लिख सकते हो सिंस यू हैव टेकन अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट देयर विल बी नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज दिस क्लियर टू यू दित्ती? यस सर। किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट हो? सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि किसी ने XY ले लिया है, किसी ने XZ ले लिया है। अब XY के लिए ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट अलग होंगे, XZ के लिए ऑब्वियसली अलग होंगे, बट वो लोकेशन वही रहेगी। ओके हाँ भाई दीपेन बोलो, आप माइक ऑन कर सकते हो ना, अभी तो आपने बोला था, रेज हैंड किया था। हाँ सर, ये तीनों मास जो है वो एक ही प्लेन पे रहेंगे ना? हाँ मतलब अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो सर ऐसे हवा में मतलब कैसे रहेंगे, कैसे मतलब? और अब वो मेरा लुकआउट नहीं है ना। मान लो आप छत के ऊपर खड़े हुए हो, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, एक दूसरा बंदा और कहीं ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो हो गए ना हम तीनों अलग अलग जगह, राइट? तो वो मेरा लुकआउट। हम तीनों में कुछ अगर हम तीनों में कुछ कनेक्शन होगा तभी हमारा सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे ना? क्यों कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप 3 ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। कोई भी 3 रैंडम मास को लेके उसका सेंटर कोई ऑफ भी मास कुछ भी कर सकते हो आप। ओके हाँ भाई शुभम बोलो। शुभम। हेलो सर। हाँ सर आपने बोला कि वो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, पर मतलब सॉरी x, क्योंकि वो x y और z लिया होगा, पर वो जो पॉइंट्स होंगे समझो 5,3, तो वो भी चेंज, वो कैसे चेंज होंगे? लाइक लोकेशन तो वही रहेगा ना? लोकेशन वही रहेगा। अच्छा हाँ ओके सॉरी सर, हाँ समझा। ओके यश शैलल बोलो बच्चे। हेलो सर। सर अगर हमने XY प्लेन की जगह पर YZ लिया तो सम सॉल्विंग के टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं मतलब वो बता देंगे ना आपको, ऐसे अलग अलग क्यों लोगे आप? ओके मतलब क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा कि ये प्लेन है करके। ओके सर, थैंक यू। फाइन, हंसल बोलो। सर जो कंडीशन है मतलब सब ऑब्जेक्ट्स एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए।
नहीं, किसने कहा? मैंने अभी बताया ना, एक एग्जांपल दिया दीपेन को कि एक नीचे, अपन दोनों ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और दित्ती है ना छत के ऊपर खड़ी हुई है, तो प्लेन हाँ। के बाहर हो गया ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट? मैंने बताया भी नहीं ना कि एक प्लेन में होने चाहिए। मैं तो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि और भी 8 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है। क्षितिज बोलो। सर ये जो हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो एक बड़े ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट पर पूरा मास है ना? दो तो उसे तरीके हम हैं, बड़े ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास है, पॉइंट है, या फिर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का एक पॉइंट है। तो हम उसे एक मतलब पूरे मास को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर उसमें एनएलएम के लॉज लगाते हैं, है ना? परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू। ओके दित्ती, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके क्यों चेंज नहीं आएगा दित्ती? अभी इंटरनल फोर्सेस क्या होती है? अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर से लग रही होती है, राइट? यस सर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से लग रही है, तो अंदर से लगने वाली फोर्सेस क्या होती है? बैलेंस आउट हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। मैं मान लो एज अ ह्यूमन, मैंने है ना अपने हाथ से गाल पे मारा, तो गाल पे जो मैंने फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन, वही नॉर्मल रिएक्शन गाल ने मेरे हाथ पे लगा दिया। यस। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0 हो गया, तो ऑब्जेक्ट पे तो नेट फोर्स लगा ही नहीं, राइट? yes. अगर नेट फोर्स नहीं लगा तो ऑब्जेक्ट में की पोजीशन या किसी उसके डायनामिक्स में चेंज आएगा? नो। समझ में आई बात? यस सर। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? पुष्पा आपने रेज हैंड किया है, बोलो बच्चे। पुष्पा, did you teach anything after first characteristic? I was disconnected for 2 minutes. मैंने सिर्फ पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन किया है। इंटरनल फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके पुष्पा, समझ में आ गया क्या बच्चे? फाइन, लोअर योर हैंड। पॉइंट नंबर 3 आता है तिथि, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन alone can change position of center of mass, and that is the logic. अभी किसी ने रस्सी बांध के मुझे खींचा, ठीक है? यस सर। एज अ ह्यूमन मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझ पे किसी ने रस्सी बांध के खींचा, तो ये जो टेंशन है ये इकलौता फोर्स हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे। यस सर। क्योंकि आप दूसरा जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाओगे वो रस्सी पे टेंशन लगाओगे, राइट? तो रस्सी तो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। हाँ। अगर रस्सी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो रस्सी पे क्या फोर्स लग रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मुझ पे तो नेट फोर्स टी लग गया, अगर मुझ पे नेट फोर्स टी लग गया तो मैं एक्सेलरेट करूंगा। ये मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। राइट? यस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रेज हैंड करना मैसेज लिखने से पहले। हाँ भाई आदित्य परब बोलो। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है सर तो सेंटर ऑफ मास चेंज कैसे होगा? सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, पोजीशन सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा ना। आपको धक्का दिया तो आप मूव करोगे। हाँ यस, हाँ समझा। तो आपका सेंटर मास तो आपके पेट में कहीं पर है ना, तो वो भी मूव कर गया ना आपके साथ। यस सर, हाँ समझ। राइट? यस। ओके, लोअर योर हैंड। दित्ती, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं बच्चे। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी में लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, जो मैंने बताया था। अब हमारा अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो अंदर लाई कर रहा है, बट अगर हमारे 3-4 पॉइंट्स हैं तो क्या लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास आउटसाइड लाई करेगा। इसके अलावा एक और केस बनता है, एक बहुत ही अजीब से शेप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखना दित्ती। यस सर। है ना, ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मास ज्यादा है और यहाँ कम है, क्यों दिख रहा है? पतली स्ट्रिप है, ठीक? तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर सकता है, तो ये क्या हो गया? आउटसाइड द बॉडी हो गया। आउटसाइड। समझ में आई बात? हाँ।
इनसाइड, मल्टीपल पॉइंट्स के केस में आउटसाइड, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट के केस में भी आउटसाइड लाई कर सकता है। कैसे लाई कर सकता है मैंने एग्जांपल दिया, राइट? यस सर। हाँ भाई दुबे जी बोलो। सर लेकिन ये तो अजम्पशन है ना, ऐसा असली में थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? सर वो ऑब्जेक्ट के बाहर कैसे उसका सेंटर ऑफ मास, क्यों मतलब नहीं लाई कर सकता? उसका मुझे बताओ मास ना। वहां कैसे कंसंट्रेट होगा सर? नहीं, वहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, सेंटर ऑफ मास वैसे तो हाइपोथेटिकली फंडा है ना, हम तो हमारी फिजिक्स अच्छा। लगाने के लिए कर रहे हैं ना, बट वो हाँ बाहर लाई हाँ कर सकता है। ऐसे अजीब सी शेप की बिल्डिंग्स होती हैं। यस सर, ओके, यस सर। हाँ हाँ तो मतलब ये सब थियोरेटिकल है मतलब। हाँ ओके सर। हाँ जैनब बोलो। सर मुझे सेकंड पॉइंट में एक डाउट था कि अगर हम अर्थ और सन को एक सिस्टम ले लें तो ग्रेविटी उनके बीच की इंटरनल फोर्स हो जाएगी, पर उसकी करेक्ट। वजह से तो अर्थ और सन दोनों रोटेट हो रहे हैं, तो फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज होगी इसकी वजह से। कैसे? मतलब अगर अर्थ और सन को एक सिस्टम ले तो फिर अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज होती रहेगी ना। ठीक है, आपने अर्थ एंड सन एज अ सिस्टम ले लिया, क्या अर्थ पे उस टाइम पे ऑल फोर्सेस नहीं लग रहे? सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से तो वो सर्कुलर मोशन करता है, करेक्ट? हाँ यस सर। है ना, बट उस पे और भी तो फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि दैट्स द ओनली फोर्स एक्टिंग, करेक्ट? तो अगर और भी फोर्सेस लग रहे हैं तो हमें सबका इफेक्ट देखना पड़ेगा। यस सर। और समझा? कौन से फोर्सेस लगते हैं? आप बैठे हो अर्थ पे, नहीं सर, पर अर्थ और सन पूरे को अगर ले लिया तो फिर अर्थ एंड सन और भी सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो आप एज अ सिस्टम जब देखोगे तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं, और नहीं तो यूनिवर्स में तो मास कॉन्सेंट्रेटेड है ही कहीं पर एक जगह। सर पर अगर हम अर्थ और सन को आइसोलेट कर ले फिर भी तो अर्थ तो रिवॉल्व करेगा ही, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी तो रिवॉल्व नहीं नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ अगर आपने अर्थ और सन को आपने आइसोलेट किया तो जरूरी नहीं है कि अर्थ रोटेट करे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मिलेगा, तो फिर तो सर्कुलर वो मोशन नहीं करेगा। उस केस में वो रोटेट क्यों करेगा पहले तो मुझे बताओ। ये तो आपने पहले ही मान लिया ना कि वो रोटेट कर रहा है, हाँ करेक्ट? तो कुछ तो होना चाहिए ना, समझ में आई बात? यस हाँ। तो मतलब पोजीशन मतलब अर्थ और सन, अर्थ का मतलब और सन के बीच का सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल अट्रैक्शन की वजह से चेंज होता है। एक्सटर्नल अट्रैक्शन की वजह से नहीं, आपने क्या किया, यहाँ पे सन मान लिया, यहाँ अर्थ मान ली, ठीक है? अब अगर एक दो चीजें हैं जन्म, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो डाउट्स आ सकते हैं कि भाई अभी हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सन के यहाँ पर है, हाँ। जहां भी है, हाँ सन के क्लोज मान लो, क्योंकि सन बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लिया, ठीक है? अब इसकी पोजीशन कब चेंज नहीं होगी? जब इस पे फोर्स ना लगे, प्रोवाइडेड ये रेस्ट पर हो। यस सर। ये रेस्ट पर है क्या? नो सर। हाँ तो इसके पास वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, करेक्ट? अब अगर कोई फोर्स लग गया तो वो स्पीड को तो चेंज नहीं करेगा, बट वो क्या कर देगा? डायरेक्शन को चेंज कर देगा। चेंज करवाएगा हाँ। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास क्या करता रहेगा? रोटेट रिवॉल्व करेगा। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी तो आने वाली है, वो ऐसा तो नहीं है कि हमने दोनों को रोक दिया अब उसके बाद मूव करा रहे, तो मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा। यस सर। तो दैट फोर्स बिकम्स एक्सटर्नल फोर्स, राइट? यस सर। NAPJC8 हाँ बोलो। एक रिंग में भी आउटसाइड लाई करेगा ना सेंटर? बिल्कुल, रिंग में आउटसाइड लाई करेगा, परफेक्ट। हाँ ओके सर, बस वही कंफर्म करना था। पुष्पा बोलो बच्चे, अगर आप माइक ऑन कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। सर isn't center of mass is the point where we can balance that object and objects? हाँ you can balance ना, बट अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो जरूर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने लगा दिया ना अलग से, राइट? ओके सर, नेक्स्ट इज लोअर योर हैंड, जिसका भी हो गया NAPJC8 एंड पुष्पा लोअर योर हैंड। अर्थम सर, हाउ विल सेंटर ऑफ मास चेंज इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ? द ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास नेवर चेंजेस, राइट? क्यों? आप मोटे हो जाओ, खा के फैल जाओ आप पहले पतले दुबले थे, अब बाद में आप फैल गए, पहले आपकी साइज ये थी, ऐसे थे आप, और बाद में आप ऐसे हो गए,
और अगर आप इक्वली नहीं फैले, मतलब आप ऐसा कुछ फैल गए, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज हो जाएगी, राइट? निधि बोलो बच्चे। सो अगर एक इरेगुलरली शेप्ड बॉडी है और इसका हर एक पॉइंट पे मास सेम है, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? बताऊंगा निकालेंगे कैसे, वहां तो पहुंचूंगा ना, पहले तो पॉइंट बता रहा हूँ। देखो ये टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वी विल स्टडी वन बाय वन। ओके, मोहम्मद अजलान बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर हाँ बोलो। बच्चों मैं 1 मिनट के मतलब 2 मिनट के लिए मेरा माइक ऑफ कर रहा हूँ। आई एम मूविंग आउट ऑफ माय चेयर जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ओके है ना, मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ आपको बताऊंगा, मतलब वंस आई कम बैक टू माय सीट। ओके किसके साथ डिस्कस कर रहा था मैं नेक्स्ट? शुभम बोलो। सर फिर ऐसे तो जो भी हॉलो ऑब्जेक्ट्स होता है सर, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनके मास के बाहर ही होगा ना? बिल्कुल। लाइक अभी कोई भी शेप हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर फिर सर उस पे हम लोग उसको बैलेंस कैसे करेंगे? क्या बैलेंस करना है आपको? लाइक अभी समझो एक रिंग है तो उसको हम इधर ये बना है। यस सर। राइट, अब आपने क्या किया? शुभम ने यहाँ से फोर्स लगाया F1 और मैंने यहाँ से फोर्स लगाया F2। अगर ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है तो सेंटर ऑफ मास पे F2 यहाँ से लगाओ और यहाँ से F1 लगाओ। हाँ सर। राइट, दिस विल बिहेव सेम एज दिस। सर बट उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर ये F1 और F2 के इफेक्ट के कारण रेस्ट पे रहता तो ये भी रेस्ट पे रहेगा। अगर F1 के इफेक्ट के कारण F1 F2 के इफेक्ट के कारण राइट में जाता तो अभी भी राइट पे जाएगा। अगर लेफ्ट में जाता तो अभी भी लेफ्ट में जाएगा। समझा? हाँ सर, बट प्रोवाइडेड F1 एंड F2 आर इक्वल, राइट? पता नहीं ना, मैंने वही तो बोला।
अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा। अच्छा ओके, हाँ हाँ यस सर, समझा, थैंक यू Lower सर। your hand. सर बहुत इको हो रहा है, था समझा नहीं। अरे शुभम, आपके यहाँ 2 डिवाइसेस है ना, उनमें से एक डिवाइस का माइक ऑफ कर दो। भावेश बोलो। यस भावेश, you are not audible to. भावेश मैसेज लिखो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। नहीं आ रही बच्चे, आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। प्लीज मैसेज लिखो। जिस भी बच्चे को कुछ भी चाहिए हंसल, आप रेज हैंड कर दो, आपके टाइम पे दोबारा बता दूंगा। मोहम्मद अजलान बोलो। हाँ मोहम्मद अदलान, कुछ बोलना है बच्चे? So could you tell with an example how COM will be located outside the ring? अगर आप मुझे मौका दोगे ना पढ़ाने का तो मैं पढ़ा पाऊंगा आपको। अब मौका ही नहीं दे रहा, मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट टॉपिक है, आई विल कम टू दैट, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट। अभी तो बस ये देखो ना, जो पॉइंट बताया उस पॉइंट में कोई डाउट है क्या? पॉइंट ये बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ मास अंदर बाहर दोनों जगह लाया कर सकता है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके पुष्पा बोलो बच्चे। सर विल द डेंसिटी ऑफ रिजिड बॉडी मैटर? ऑब्वियसली यस, डेंसिटी मैटर करेगा डेफिनेटली। इनफैक्ट डेंसिटी की वजह से ही पोजीशन चेंज होगी अलग अलग। ये लेक्चर 6:30 तक है, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक है, 7 to 9 डिस्कशन है। अर्थम बोलो। सर आई हैव वन मोर डाउट, इफ वी take an example of an empty bottle and we guess its center of mass to be in the middle of the bottle, yes, and after we add water and fill the bottle, how and where will the center of mass change? पता नहीं, पानी और दोनों का मिला के लिख देना जहां भी आएगा। और कैसे आएगा वो तो निकालना सिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए वो सिखाऊंगा। अगेन आप मुझे मौका दोगे तो पढ़ाने का वहां तक। ओके सर। हाँ हंसल बोलो। सर आपने शुभम को जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन करो, वो नहीं समझ रहा था बराबर। एक चीज, ये ऑब्जेक्ट लिया, हाँ ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ फोर्स F1 F2 लगाया, राइट? यस सर। जैसे कि आपने एक बास्केटबॉल ले ली, ठीक है? हाँ। बास्केटबॉल पे आपने ऊपर से F1 लगाया, मैंने नीचे से F2 लगाया। अब बास्केटबॉल के मोशन को देखो, मतलब बास्केटबॉल रुकी हुई है क्या, मूव कर रही है क्या, है ना? नहीं पता नहीं, अभी नहीं कहना तो आसान नहीं है ना, पता नहीं मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है वो नहीं पता, राइट? यस। तो F1 और F2 का एक नेट इफेक्ट आएगा, करेक्ट? सर वो क्या? मुझे F1 और F2 का सॉरी F1 और F2 का एक नेट इफेक्ट आएगा। हाँ सर। जो मुझे मेरी आंखों से दिखेगा। मान लो रुकी हुई है बॉल अपनी जगह, ठीक है? हाँ। मतलब नेट इफेक्ट ऑफ F1 F2 इज व्हाट? 0। यस। तो ये फोर्स मैं यहाँ पे और यहाँ लगाने की जगह अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे भी लगा देता डायरेक्टली तो भी 0 ही आता, तो उसका इफेक्ट सेम ही होता, जो इस ऑब्जेक्ट पे था वही इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे होगा। दिस इज हाउ सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड, कि आप ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस का इफेक्ट देख पा रहे हो वही फोर्सेस को अगर सेंटर ऑफ मास पे लगा दो तो इफेक्ट सेम आएगा। इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आती है। जो फर्स्ट डायग्राम में है वो तो मतलब ऑपोजिट साइड है, तो रोटेट नहीं होगा ऑब्जेक्ट? पता नहीं, और मैं तो और भी फोर्सेस हो सकते हैं ना यार, मतलब फ्रिक्शन एक्शन भी हो सकते हैं। हाँ ओके दुबे जी बोलो। दुबे जी। यस सर। सर अगर जैसे एक स्पंज बॉल होगा, उसको हम लोग अगर प्रेस करेंगे तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा ना, मतलब जो पहले आपने था जब प्रेस किया तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया? हाँ सर। तो हो गया पॉइंट नंबर 3। हाँ सर। सर मतलब रिजिड ऑब्जेक्ट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है ना सेंटर ऑफ मास? सबके लिए है। ओके सर। दीपेन बोलो। हाँ सर, आपने बोला कि इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, पर फिर जब हम तीन पॉइंट मासेस को उनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, अगर मतलब तीनों का अगर मास अलग अलग हो तो फोर्स मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज होगा ना?
तीनों का मास निकाल है m1 m2 m3, ऑब्वियसली m1 नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल टू m3, तभी m1 m2 m3 बोला है। ओके हाँ यहाँ पे आ गई सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अब कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मूव करेगा ये। नहीं सर, पर तीनों पे एक फोर्स लगेगा ना, तीनों सा? मासेस पे। और अर्थ का भी तो लगेगा। हाँ अर्थ, तो उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा होगा ना यार। अच्छा ठीक है, वो देख के ठीक है। अनुष बोलो। Sir, do objects tend to rotate around center of mass? Yes, that is the concept of rotation. If nothing is specified, all objects will rotate about center of mass. तो रोटेशन में अपन पढ़ेंगे कि कुछ नहीं है तो टॉर्क आप बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हो। यवलकर, I have heard your, मतलब read your name for the first time. Yes, यवलकर. Can you switch on your mic? I have given you the permission. हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बोलो। यवलकर पता नहीं चला गया हो शायद। आर्यन बोलो। सब फ्लूइड्स का भी सेंटर मास है। हाँ, सबका फ्लूइड इज एन ऑब्जेक्ट ना, तो आप निकाल सकते हो ना, पानी भरा हुआ है ग्लास में तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, करेंगे अपन वो सब। हर्ष कुलकर्णी बोलो। सर आपने अभी वो डायग्राम बनाई थी वो बॉल की, और आपने बोला कि किधर भी फोर्स लगाया तो सेंटर ऑफ मास पे सेम इफेक्ट रहता। करेक्ट। लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल को कंसीडर करो, अगर कॉर्नर पे लगाया तो कम स्पीड से जाता या फिर कम फोर्स से जाता, और अगर मिडल में लगाया तो ज्यादा स्पीड नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, मैंने क्या समझाया था। ये है, यहाँ F1 लगाया और F2 लगाया, लोकेशन फिक्स हो गई। हाँ सर। F1 F2 के कारण इसका कुछ इफेक्ट आएगा। यस सर। एक फुटबॉलर ने यहाँ पे किक किया, एक फुटबॉलर ने यहाँ किक किया, राइट। अब इसका कोई इफेक्ट आ रहा है, बॉल ग्राउंड पे रोल करके जा रही है, बॉल हवा में जा रही है, बॉल रुक गई है, ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास पे भी सेम इफेक्ट आएगा, ये कह रहा हूँ मैं। अब आप F1 की लोकेशन चेंज कर दोगे तो F1 की लोकेशन के चेंज होने के कारण अगर आपने यहाँ कर दी तो नीचे इसका और इसका इफेक्ट अलग होगा। ओके तो सर मुझे ये पूछना है कि मतलब 2 या 2 से ज्यादा फोर्स के लिए ऐसा होता क्या? सबके लिए होता है। हाँ, कौन कौन नए नाम है? EM है, शुभम कौन है भाई ये? हाँ बोलो भाई, माइक ऑन करा है, परमिशन दिया है मैंने। सर जो आपने अभी एग्जांपल दिया उसमें जो पहले केस और दूसरे केस में डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए ना? किस चीज दोनों का? फोर्सेस का। देखो ये फोर्सेस जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, ये मिला के और ये मिलाकर, है ना, इस पर वो यहाँ पे करेंगी। अब आपने फोर्स को चेंज कर दिए, ये वाला यहाँ ले लिया और फिर ये वाला यहीं रहने दिया, तो इन ग्रीन वाले का कुछ इफेक्ट आएगा, तो वो ग्रीन वाली का इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। समझ में आ रही बात? यस। ठीक है, चलो लोअर योर हैंड। तिथि। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 तक हो गया था। सेंटर ऑफ मास लाई ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द बॉडी इफ इट एग्जिस्ट। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? आपके जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया रेक्टेंगल, ओके? यस सर। अब रेक्टेंगल की सिमेट्री कहाँ लाई करेगी? एक तो ये हो गया हाइट का हाफ, यस, है ना, ये हाइट का हाफ हो गया, और ये हो गया विड्थ का हाफ, करेक्ट? यस सर। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, करेक्ट? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। अब अगर 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो मेरे लिए एक मेथड आ गया निकालने का। 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की सेंटर ऑफ मास 100% एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करता है अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है? तो ये तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाला है। ये भी कंफर्म है क्योंकि ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इस पे लाई करने वाला है, दोनों पे लाई करने वाला है। तो कौन सा पॉइंट है? इकलौता एक ही पॉइंट बचा जहां पे लाई कर सकता है, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन हो। यस सर। तो ये एक तरीका हो गया क्या करने का? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है? इसको अपन यूज करेंगे
क्वेश्चन सॉल्व करने में जब अपन पढ़ेंगे। बोलो भाई आकर्षित। सर जब भी हम लोग एनएलएम में पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते थे तब भी हम लोग एक तरह से सेंटर ऑफ मास लेके ही मतलब सॉल्व करते थे। वही सर तो मतलब डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। तब पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते थे, होता था। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा ना पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, पहले मैं कह देता था कि बाय डिफॉल्ट है, अब रिजिड ऑब्जेक्ट है तो नहीं होगा। ओके ओके सर। लो जरा जैनम बोलो बच्चे। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया, आपने लोअर कर दिया अपना हैंड। ठीक है, तो दित्ती पॉइंट नंबर 5 तक क्लियर है? यस सर। को डाउट है? हाँ भाई शुभम बोलो। सर जब एक ही साइड से सिमेट्री हो तो उसी के यहाँ पे लाई करेगा ना? अब उस पे लाई करेगा, वो कहाँ हो, उस पे कहाँ लाई करेगा, फिर उसका मैकेनिज्म अलग होगा निकालने का। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके जस्ट 1 मिनट। एक बच्चे ने ज्वाइन किया, ऐश्वर्य गुप्ता गर्लफ्रेंड। हाउ स्मार्ट ही इज। हाँ दित्ती, तो पॉइंट नंबर 5 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6। For the body in which there are 2 or more axes of symmetry, the center of mass lie at the intersection, जो मैंने अभी सिखाया कि मेरे लिए कहानी सिंपल हो जाएगी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो लाई करना ही करना है। अब 2 हो गई तो दोनों के इंटरसेक्शन पे हो गई, 3 हो गई तो तीनों के इंटरसेक्शन पे हो गई। सॉर्टेड? यस सर। ओके हाँ जन्म। सर वो पॉइंट के लिए बॉडी की लीनियर डेंसिटी इक्वल सेम होनी चाहिए ना, यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना? कहाँ पर, किसके लिए? सर वो जो आपने लास्ट पॉइंट बोला उसके लिए बॉडी की लीनियर डेंसिटी सेम होनी चाहिए ना, तभी मैंने रेक्टेंगल बोला, ठीक है। अज्यूमिंग इट टू बी व्हाट, यूनिफॉर्म रेक्टेंगल। अच्छा यूनिफॉर्म, हाँ है ना। अब अगर यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है तो दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो फिर ये मेथड नहीं यूज कर सकते ना? तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर कोई और टेक्निक से आपको बता दिया, किसी ने कमेंट कर दिया कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मान लो जैनम आपको बोल दिया कि आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये 2 है, मैं बता देता हूँ नहीं बना के। तो अगर किसी ने बोल दिया तो अपन उसको तो क्वेश्चन कभी भी नहीं करते, करेक्ट? यस। डेंसिटी के अकॉर्डिंग मान लो उसने कहा कि ये है, ये एच से नहीं निकलता। इसको तब कर देता हूँ, दूसरा एक फिगर बना देता हूँ। एक साइड एच से निकलता है, दूसरी साइड से नहीं निकलता। वो कह रहा है ये है, और दूसरे एंड पे वो कह रहा है कि दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। अच्छा ओके, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चेंज हो जाएगी उसके। हाँ हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है? तो इसमें क्लियरली लिखा है ना, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो उस पे लाई करेगा फॉर श्योर। यस सर। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओके वेलकम। शुभम बोलो बच्चे। तो मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल पार्ट्स में कट करे, बराबर ना? पता नहीं, कहीं भी करे। हाँ वही, जरूरी नहीं होगा ना। ओके लोअर योर हैंड। हाँ दित्ती। यस सर। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं बच्चे। यस। In a system of n particles, the center of mass may or may not coincide with any of the particles। वो तो मैंने बताया आपको, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सीएम कहाँ लाई कर सकता है? यहाँ कहीं लाई कर सकता है? यस सर। ये M1 था, M2 था, M3 था, M4 था, राइट? हाँ। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि उनमें कहीं पे लाई करे, बाहर भी लाई कर सकता है। ओके यस सर। फाइन। यस। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 8, मोहम्मद अजलान।
आदिन मैं आपके कभी मैसेज का रिप्लाई तभी करूंगा आप रेज हैंड करोगे, क्योंकि मेरे लिए you डिफिकल्ट have- यार 3-4 स्क्रीन्स खुली हुई है मेरे सामने। हाँ बोलो। सर जो आपने प्रीवियस डायग्राम बनाया वो दिखाओ ना। कौन सा प्रीवियस? सर ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन और 4 मास। यस सर। सर ये जो सेंटर ऑफ मास है ये चारों का ये एक ही मास होगा ना जो लोकेट करेगा? ये जो लोकेशन निकाल दी ना, इस लोकेशन पे क्या रख सकते हो आप? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। आई बात समझ में? या ओके 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 सर, थैंक यू। लोकेशन पे पूरे सिस्टम का मास रखते हैं। ये कौन है यार? बीना गुप्ता, पहली बार ही नाम सुना है मैंने। हाँ बोलो भाई, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? बीना गुप्ता। I guess no, and I'm not able to read your messages also. Anyways, आपको इग्नोर मारते हैं। दित्ती, Yes, sir. पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास is a point about which sum of moments of masses, that is multiplication of mass and its position vector with respect to center of mass of all particle in the body is 0। ठीक है, ये पॉइंट के भूल जाओ अभी, ये मैं नहीं समझाऊंगा अभी, आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इस पॉइंट में क्या है, बेसिकली लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जैसे समझ में आ जाएगा तो मैं पॉइंट नंबर 8 को समझाऊंगा आपको। ठीक है, Okay. तो मुझे याद रहेगा पॉइंट नंबर 8 को छोड़ दें अभी अपन, उसके लिए हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आइडिया होना चाहिए। वो जब समझ में आ जाएगा तो आई विल कम बैक टू द पॉइंट 8 एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। Okay, sir. फाइन। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए अपन ने, इनके आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक मैं बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बिफोर वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर। तो वो बेसिक आइडिया किसका है? सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब n पॉइंट मासेस रखे हुए हैं दित्ती, जैसे कि Yes, एक sir. ये रखा हुआ है, दूसरा, तीसरा, n ये रखे हुए हैं। ये हमें ओरिजिन दे रखा है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी परपेंडिकुलरली z एक्सिस है, ये गिवन है हमें। ओके, Yes, sir. अब कोई हमसे कहता है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि दित्य आपसे मैं पूछूं कि डिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो आपका पहला सवाल ये होगा सर डिस्टेंस तो मैं निकाल दूंगी, मतलब आपसे मैंने बोला कि चलो आप ऐसा करो कि बांद्रा में एक है ना जगह है, कोई भी एक जगह मान लो कार्टर रोड है, कार्टर रोड का डिस्टेंस निकालो। तो आपका पहला सवाल ये होगा सर डिस्टेंस तो मैं निकाल दूंगी, पर मुझे बताओ कि कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालना है? अंधेरी से निकालना है, दादर से निकालना है, माहिम से निकालना है, कहां से निकालना है? Yes, तो sir. at the similar thing applies to center of mass. You have to figure out position of center of mass, right? तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो। तो वो कोऑर्डिनेट पहली चीज आ जाती है हमारी निकल के, ओरिजिन। कुछ नहीं दे रखा होता तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, Okay. अब ये M1 है, M1 का पोजीशन वेक्टर दे रखा है मुझे Yes, sir. R1, M2 का पोजीशन वेक्टर दे रखा है R2, R3, Rn, यहां पर सबके दे रखे, राइट। तो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आप RCOM निकाल सकते हो। RCOM कैसे निकलेगा? RCOM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। हर मास और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, राइट, वो निकाल लो। तो ये आ गया हमारा M1 और M1 का कंट्रीब्यूशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये आ गया M2 और M2 का कंट्रीब्यूशन, ये आ गया Mn और Mn का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इससे आपका क्या होगा, एवरेज काइंड ऑफ थिंग निकल जाएगी। Yes, sir. तो वो एवरेज इज व्हाट? Position of center of पोजीशन mass. इस केस में, राइट। Yes, sir. इसको लिख दिया समीशन
MI I 1 से लेके n तक M1 R1 सबमिशन लगाया तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन अपॉन सबमिशन MI, राइट? यस सर। अब यही चीज अगर कोई मुझसे कहता XUM निकालो, XUM मतलब X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, तो मैं तो सिंपल कह देता, अच्छा R1 वेक्टर की बात करते हो पोजीशन वेक्टर, तो ये होगा X1 I कैप प्लस X2 J सॉरी Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। वेक्टर्स में मैंने ही पढ़ाया था, फाइनल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 है ही, करेक्ट? यस सर। तो मैं क्या देख सकता हूँ, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप R1 वेक्टर हो गया। सिमिलरली R2 वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना? यस सर। X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, करेक्ट? अब ये MI कराता है तो XUM निकालने के लिए क्या होगा, देखते जाना। M1 X1 M2 X2 M3 X3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, दिस विल गिव यू XUM। क्योंकि जब मैं ये R1 देख रहा हूं, ये R2 देख रहा हूं, तो उसमें कौन कौन से वेक्टर्स ऐड होंगे? सेम I कैप वाले ऐड होंगे, सेम J कैप वाले होंगे, सेम K कैप वाले होंगे, राइट? यस सर। तो सब X वालों को अलग कर दूंगा तो XUM आ जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मुझे क्या दे देगा? XUM दे देगा। यस सर। सेम वे में सारे Y वालों को अलग कर दूंगा तो YCUM दे देगा, सेम वे में ZCUM। आई क्या बात समझ में? यस सर। ओके। हाँ शिवम, आपने डाउट पूछा है, रेज हैंड किया है, बच्चे बोलो। ओके शुभम बोलो। हेलो सर। सर वो आपने जो क्वेश्चन अभी पूछा था सर, वो समझा नहीं एक्चुअली मुझे। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? सर ये जिसके ऊपर आपने पूरा आंसर अभी जो ये M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट डॉट वो वाला, मतलब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता? हाँ सर, नहीं समझा क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अरे क्वेश्चन ये था कि लोकेशन सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्रिश और आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुभम, अगर मुझे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहली चीज किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं अपन लोकेशन, शुभम? यस सर। तो वो लोकेशन कुछ नहीं दे रखा तो ओरिजिन हो जाएगी, ओके? यस। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लिए जो दे रखे होंगे हमें, और उन पोजीशन वेक्टर के हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले से, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बेसिकली सबका कंट्रीब्यूशन देख लिया और डिवाइड बाय टोटल मास करा दिया टू गेट द एवरेज वैल्यू। ओके सर, समझा। ओके हाँ। सर एको नहीं हो रहा था ना? नहीं। ओके सर। आदन बोलो। सर RCM क्या है? RCM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अभी आपने इस सिस्टम का, मैं जिसको अनहाइलाइट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास निकाला, ये पॉइंट, तो यहां से ये जो होगा ये पोजीशन वेक्टर RCM होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे XUM, YCUM, ZCOM। समझ में आई बात? ओके केवल बोलो। केवल कुछ बोलना है? Sir, can we consider nucleus of atom as its center of mass? You can consider. Reason being, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास बहुत छोटा होता है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना सेंटर के अबाउट, वो बहुत छोटा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर लाई कर सकता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊं तो दैट इज नॉट ऑलवेज द केस।
डिपेंड करता है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है ना। मेजरली यू कैन ऑलवेज टेक दैट। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे वेडनेसडे को। दिति क्लियर है बच्चे यहाँ तक? हाँ, यस सर। ओके, यू कैन लोअर योर हैंड एंड माइक ऑफ कर सकते हो। किसी को डाउट्स है तो वो रेज हैंड करे, एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। सर आपका 7 बजे से डाउट्स स्टार्ट होगा। हेलो सर। हाँ बोलो मोहम्मद अदलान। सर आपने जो आज पढ़ाया उसके नोट्स आप सेंड करोगे या फिर बुकलेट से कॉपी कर ले? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं भेजूंगा भाई, तो राइट? मैं भेजूंगा, आपके पास आ जाएंगे, तो मत वेडनेसडे परेशान। को आप लिखोगे ये सब? पता नहीं, अभी आई एम नॉट वेल। मेरी कल की क्या हालत रहती है, अगर मैंने लिख दिए कल तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, और नहीं तो वेडनेसडे को लिख कर भेज दूंगा। आपके पास सब चीजें प्रॉपर्ली आएंगी, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। है ना? आदित्य परब बोलो। सर एक डाउट था, मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है सर, अभी पूछो क्या? मतलब डाउट लेक्चर में पूछ लो। क्या है बोलो। सर अगर हम लोग लैडर चढ़ते हैं सर तो वर्क डन मतलब जीरो होता है सर? पता नहीं, डाउट में पूछना। हमने इसका क्वेश्चन है ये असाइनमेंट का, राइट? नहीं सर, एचसीवी पे में था कोई। हाँ तो एचसीवी का है तो फिर तो अभी पूछ ही लेना ना। 5-10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा। ओके सर। क्रिश, मैं पढ़ा दूंगा क्या कहते हैं ये टॉक, सबको ही पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी, आपके बैच में होगा। हंसल बोलो बच्चे। नहीं सर, सिर्फ टॉक का ही बोलना था। पढ़ाऊंगा यार, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे, डोंट वरी। आर्यन कुछ बोलना है क्या? जल्दी बोलो। आई आल्सो हैव टू टेक ब्रेक बिकॉज 7 o'clock स्टार्ट करेंगे अपन। सर पूरे फिजिक्स के जेई के सिलेबस में हमने कितना % चैप्टर्स कंप्लीट किया? आई डोंट नो, आई कैन नॉट आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मेरा पढ़ाने का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होता है। आपको सीएम का कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर आईआईटी का पेपर है तो उसमें आपको पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट, है ना, वी हैव डन वेरी लेस कोर्स राइट नाउ, बट अब धीरे धीरे चीजें एक साथ बहुत सारी एक्यूमुलेट होती जाएंगी। WPE से चीजें, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रही हैं, तो वो होंगी, और वहां से काफी ज्यादा यूज आने वाला है आगे। ओके, जिस बच्चे को डाउट नहीं है, जरूरी नहीं है वो अटेंड करे। जिसको डाउट है सिर्फ वही अटेंड करना है HC वर्मा में। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट ना हो।